साल 2000 की शुरुआत। सोचिए, एक ऐसा दौर था जब दुनिया बहुत तेजी से एक दूसरे से जुड़ रही थी। ग्लोबल ट्रेड में एक जबरदस्त उछाल आया जिसने बेशुमार दौलत और मौके पैदा करने का वादा किया। लेकिन क्या ये कहानी इतनी सीधी थी जितनी ऊपर से दिखती है? आइए जरा आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि असल में हुआ क्या था। 2005 तक आते आते दुनिया भर में जो सामान और सेवाएं खरीदी बेची जा रही थीं, उनकी कुल कीमत एक हैरान कर देने वाले आंकड़े तक पहुंच गई थी। वो आंकड़ा था $10.8 ट्रिलियन। ये कोई छोटा मोटा उछाल नहीं था, ये एक ऐसा दौर था जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब ये नंबर सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है ना? लेकिन यहीं पर एक जरूरी सवाल खड़ा होता है। क्या इस तरक्की का फायदा सबको बराबर मिला, या फिर कुछ नावें इस लहर में बहुत पीछे ही छूट गईं? बस यहीं से हमारी कहानी का असली पेंच शुरू होता है। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, इस दौर की सबसे खास बात यह थी कि ग्लोबल ट्रेड यानी दुनिया भर में हो रहा व्यापार ग्लोबल प्रोडक्शन के मुकाबले कई ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था। मतलब जितना हम सब मिलकर बना नहीं रहे थे, उससे कहीं ज्यादा तो हम एक दूसरे को बेच और खरीद रहे थे। जरा इन दो बार्स पर नजर डालिए, ये कहानी को और भी दिलचस्प बना देते हैं। देखिए, 2000 से 2005 के बीच विश्व व्यापार हर साल 10% की रफ्तार से बढ़ रहा था, और वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया का कुल उत्पादन सिर्फ 2% की दर से बढ़ रहा था। ये फासला दिखाता है कि ट्रेड की रफ्तार कितनी जबरदस्त थी। लेकिन यह रफ्तार सबके लिए एक जैसी नहीं थी। असल में ये एक नहीं, बल्कि दो अलग अलग दौड़ों की कहानी थी। एक तरफ कुछ देश थे जो सरपट भागे जा रहे थे, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे थे जिनके लिए तो दौड़ का मैदान ही बराबर नहीं था। ये डोनट चार्ट देखिए, ये पूरी कहानी खुद ब खुद कह देता है। 2005 में यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका जैसे इलाके दुनिया के ज्यादातर व्यापार पर हावी थे। मार्केट का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं के कब्जे में था। और दूसरी तरफ अफ्रीका जैसा पूरा का पूरा महाद्वीप, उसकी हिस्सेदारी बहुत ही मामूली थी। ये जो भारी असमानता है वो यहां साफ साफ दिख रही है। पर कहानी में एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ है। अगर हम सिर्फ ग्रोथ रेट यानी विकास की रफ्तार को देखें, तो विकासशील देश असल में कई ज्यादा तेजी से बढ़ रहे थे। अफ्रीका में 57%, चीन में 28% और भारत में 26% की जबरदस्त ग्रोथ थी। वहीं यूरोप और उत्तरी अमेरिका की ग्रोथ काफी धीमी थी। तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि विकासशील देशों की ग्रोथ रेट तो रॉकेट जैसी तेज थी, लेकिन उनका कुल मार्केट शेयर कछुए की चाल जैसा था। क्यों? क्योंकि वो इस रेस में बहुत पीछे से शुरू कर रहे थे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कई विकासशील देश इस जबरदस्त उछाल का पूरा फायदा क्यों नहीं उठा पाए? इसका जवाब उन मुश्किलों और बाधाओं में छिपा है जिनका उन्हें सामना करना पड़ रहा था। सबसे बड़ी समस्या तो उनकी नींव की ही थी। कई विकासशील अर्थव्यवस्थाएं सिर्फ कुछ कच्ची चीजों के एक्सपोर्ट पर टिकी थीं, जैसे कॉफी, कोको या फिर खनिज। अब होता यह था कि जब भी दुनिया के बाजार में इन चीजों की कीमतें गिरती, तो उनकी पूरी की पूरी इकोनॉमी ही हिल जाती थी। अच्छा, अब एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट को समझते हैं, टैरिफ एस्केलेशन। ये एक ऐसा सिस्टम है जो विकासशील देशों को वैल्यू चेन में ऊपर चढ़ने से रोकता है। आसान भाषा में कहें तो आयातक देश कच्चे माल पर तो बहुत कम टैक्स लगाते हैं, लेकिन जैसे ही उसी माल को प्रोसेस करके, मतलब बेहतर बनाकर बेचा जाता है, उस पर टैक्स कई गुना बढ़ा दिया जाता है। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि ये जाल काम कैसे करता है। मान लीजिए कोई देश कच्ची कॉफी बीन्स बेचता है, तो उस पर टैक्स कम लगता है। लेकिन अगर वही देश उन बीन्स को भूनकर, प्रोसेस करके, पैकेट में बंद करके बेचना चाहे, तो दूसरा देश उस पर इतना भारी टैक्स लगा देता है कि वो मार्केट में टिक ही नहीं पाता। नतीजा, वो देश हमेशा कच्चा माल ही बेचता रह जाता है और ज्यादा मुनाफा कमाने का मौका गंवा देता है। टैरिफ के अलावा एक और दीवार थी जिसे नॉन टैरिफ बैरियर्स या एनटीबीज कहते हैं। ये सीधे सीधे टैक्स नहीं होते, बल्कि ये नियमों और कानूनों का एक ऐसा मकड़ जाल होते हैं जिसे पार करना छोटे एक्सपोर्टर्स के लिए लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो ये बाधाएं दिखती कैसी हैं? इसमें कई चीजें आती हैं, जैसे बहुत ही पेचीदा लाइसेंसिंग प्रक्रिया, इतने महंगे और सख्त टेक्निकल स्टैंडर्ड्स जिन्हें पूरा करना मुश्किल हो, या फिर माल की मात्रा पर कोटा लगा देना। और तो और स्थानीय उद्योगों को सब्सिडी देना भी इसी का हिस्सा है, जिससे विदेशी सामान अपने आप मार्केट से बाहर हो जाता है। ये सब एक छिपी हुई दीवार की तरह काम करते हैं। तो आखिर ये नियम बनाता कौन है? ग्लोबल ट्रेड के इस खेल के मैदान को कंट्रोल कौन करता है?
यहाँ कुछ बड़े खिलाड़ी हैं, कुछ संस्थाएं और कुछ कॉर्पोरेशंस, जो असल में खेल के नियम तय करते हैं। सबसे पहले तो आती हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO, वर्ल्ड बैंक और UNCTAD। ये वो आधिकारिक संस्थाएं हैं जो ग्लोबल ट्रेड की रूल बुक लिखती हैं और उस पर नजर भी रखती हैं। लेकिन सिर्फ रूल बुक से सब कुछ तय नहीं होता। जमीन पर असली ताकत है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस यानी MNCs के हाथों में। ये बड़ी बड़ी कंपनियां पूरी की पूरी सप्लाई चेन को कंट्रोल करती हैं, बीज बोने से लेकर हमारे कप में कॉफी डालने तक। तो ये कंट्रोल कितना ज्यादा है, जरा इस टेबल पर एक नजर डालिए, ये आपको हैरान कर देगा। तंबाकू, कॉफी और कोको जैसे बाजारों का 85 से 90% हिस्सा सिर्फ मुट्ठी भर कंपनियों के हाथ में है। केले का 70 से 75% बाजार सिर्फ 3 कंपनियां कंट्रोल करती हैं। सोचिए पावर का कितना जबरदस्त केंद्रीकरण है ये। तो ये सब हमें कहाँ लाकर खड़ा करता है? ये हमें एक ऐसी कहानी पर लाता है जहां एक तरफ तो जबरदस्त आर्थिक विकास हुआ, लेकिन दूसरी तरफ सिस्टम में मौजूद असमानताएं और भी गहरी होती चली गईं, और ये आज भी एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। तो कुल मिला के बात यह है कि 2000 के दशक की शुरुआत में ग्लोबल ट्रेड में एक जबरदस्त बूम आया, लेकिन ये पूरा सिस्टम ऐसी बाधाओं और मुश्किलों से भरा था जिसने कई विकासशील देशों को इस दौड़ में बराबर का खिलाड़ी बनने ही नहीं दिया। और ये हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर छोड़ जाता है। एक ऐसी दुनिया में जो व्यापार पर इतनी ज्यादा निर्भर है, वहां विकास और मुनाफे के साथ साथ बराबरी और इंसाफ को बनाए रखने की असली कीमत क्या है, इस पर सोचना बहुत जरूरी है।